all of you. In today's video, we are going to start a new topic of pharmacognosy, that is collection and preparation of crude drug. So let's start the topic. Firstly, we will start with the introduction. The drugs are collected suitably when they contain maximum concentration of active constituents. मतलब कि जो कोई भी ड्रग जो कि हम कलेक्ट करते हैं, जो नेचुरली प्लांट जो हम डायरेक्ट नेचर से कलेक्ट करते हैं, प्लांट से कलेक्ट करते हैं, तो उन्हें भी कब कलेक्ट करना चाहिए, जब उनका उस प्लांट के अंदर जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनका मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो। मतलब जो हमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट चाहिए वो जिस स्टेज के अंदर, चाहे वो इनिशियल स्टेज हो प्लांट की या मैच्योरेशन के पूरा मैच्योर होने के बाद हो, कोई भी स्टेज जहाँ पर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट की कंसंट्रेशन उस प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा है, उस वक्त हमें उससे कलेक्ट करना चाहिए। देन जो कंसंट्रेशन होती है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट की किसी भी प्लांट में, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेजर रोल होता है एनवायरमेंटल कंडीशन का। So environmental condition is the major factor while collecting the crude drug. So first we will start with the ergot. What is ergot? Ergot of rye is a fungal disease of wheat and rye caused by a fungus Claviceps purpura. मीन्स जो एर्गोट जो होता है वो एक फंगल डिजीज होती है जो कि वीट और राय प्लांट के अंदर होती है। और ये कौन से फंगस की वजह से होता है? वो होता है क्लेविसेप्स पर्प्यूरा की वजह से होता है। ये जो फंगस होता है वो मेनली ग्रेन के अंदर डेवलप होता है, और जो भी है ना, जो गेहूं की बालियां होती है, इस तरीके की जो गेहूं का प्लांट होता है उसके अंदर जो गेहूं की जगह उसको रिप्लेस करके एक ब्लैक से जो स्क्लेरोटियम जो डेवलप कर देता है, ये काले काले से दाने उसके अंदर डेवलप कर देता है, दैट इज कॉल्ड एर्गोट। सो the grain of rye and wheat are replaced by dark purplish sclerotium. So हमने देखा है इस डायग्राम के अंदर की जो कई बार आपने देखा भी होगा, गेहूं के अंदर भी जो ब्लैक दाने होते हैं, कई बार जो ब्लैक डेवलपमेंट हो जाता है, दैट इज एर्गोट डेवलपमेंट। एंड वो किसकी वजह से होता है? क्लेविसेप्स पर्प्यूरा फंगस की वजह से। The fungus Claviceps purpura produce alkaloid known as ergotamine. जो फंगस होता है क्लेविसेप्स पर्प्यूरा, वो जो प्रोड्यूस करता है एक एल्केलॉइड प्रोड्यूस करता है जिसे कि एर्गोटामिन भी बोला जाता है। आफ्टर दैट अगर हम लाइफ साइकिल देखें क्लेविसेप्स पर्प्यूरा फंगस की, तो वो 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है। तो फर्स्ट उसकी स्टेज होती है फैसिलिया और हनीड्यू स्टेज, जिसे कि हम असेक्सुअल स्टेज भी बोलते हैं। देन इसकी स्क्लेरोटियम और सेक्सुअल स्टेज भी होती है, और लास्ट जो होती है वो होती है एस्कोस्पोर्स की स्टेज होती है। सो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फैसिलिया और हनीड्यू असेक्सुअल स्टेज के बारे में। इसमें क्या होता है? द राई प्लांट गेट इन्फेक्टेड बाय द फंगस स्पोर्स इन स्प्रिंग सीजन। इसमें क्या होता है? जो भी राई का प्लांट होता है वो क्या होता है, स्प्रिंग सीजन के अंदर इन्फेक्टेड होना शुरू होता है। जो भी फंगल स्पोर्स होते हैं क्लेविसेप्स पर्प्यूरा के, उनके थ्रू ये इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है। Then after these spores are spread by winds and insects. ये जो spores होते हैं वो किसकी वजह से स्प्रेड होते हैं? मैक्सिमम जो हवा के और इंसेक्ट्स की वजह से ये पूरे एनवायरनमेंट में या पूरे प्लांट्स को मतलब इन्फेक्टेड करते हैं और उनके एनवायरनमेंट में फैलते हैं। When these spores come in contact with the base of young ovary, germination in fungal spores begins. मतलब जब भी ये स्पोर्स जब प्लांट की यंग ओवरी के कांटेक्ट में आते हैं, यंग ओवरी जब प्लांट यानी ग्रोइंग स्टेज में होता है तब उसकी ओवरी क्या होती है? थोड़ा यंग स्टेज में होती है। तो जब भी ये स्पोर यंग ओवरी के कांटेक्ट में आते हैं तब इनमें जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और ये जो फंगल है वो जो फंगल स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करना शुरू हो जाते हैं। देन बाय दिस ओवरी वॉल स्टार्ट पेनेट्रेट थ्रू एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है? जो भी ओवरी वॉल होती है उसके अंदर काफ़ी सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस की वजह से जो ओवरी वॉल होती है क्या होती है? पेनेट्रेट होना शुरू कर देती है, और उसकी वजह से क्या होता है?
एक वाइट सॉफ्ट जो मास होता है जिसे कि फेसिलिया बोला जाता है, वो ओवरी की सरफेस पर कलेक्ट होना बनना शुरू हो जाता है। इस स्टेज में एक येलोविश विस्कस और स्वीट लिक्विड जो कि रिड्यूसिंग शुगर्स का होता है वो सीक्रेट होना शुरू कर देता है उसी स्टेज के अंदर, जिसे कि हम हनी ड्यू भी बोलते हैं। इसे हनी ड्यू क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक ये जो शहद की बूंद होती है उसी की तरह ये नजर आता है, इस वजह से इसे हनी ड्यू बोला जाता है। और ये क्या होता है कि रिड्यूसिंग शुगर का लिक्विड होता है। सो काफी सारे इंसेक्ट वगैरह इससे अट्रैक्ट होते हैं और इसके टच में आते हैं। सो क्या होता है जब ये हनी ड्यू डेवलप होता है तो क्या होता है, स्मॉल और ओवल शेप्ड के जो कॉनिड्यू स्पोर्स होते हैं, यानी जो असेक्सुअल स्टेज के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हनी ड्यू के कांटेक्ट में आते हैं। देन हनी ड्यू के साथ में वो मिक्स हो जाते हैं और जब भी कोई इंसेक्ट आके हनी ड्यू को टच करेगा और हनी ड्यू को टच करने के बाद जब वो पूरे प्लांट के ऊपर रोटेट करेगा तो क्या होगा, वो पूरे प्लांट को कॉनिडियो स्पोर्स पूरे प्लांट पर फैल जाएंगे और इस तरीके से जो इन्फेक्शन होता है वो क्या होगा, पूरे प्लांट के ऊपर हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। Then these conidiospores are spread from one place to another by the insect, so this way the whole plant get infected. So इस वजह से क्या होता है, पूरा प्लांट इन्फेक्टेड हो जाता है और इसी के साथ इसकी जो फर्स्ट साइकिल हो जाती है लाइफ की, जो लाइफ साइकिल का फर्स्ट जो स्टेज होती है वो कंप्लीट हो जाती है। आफ्टर दैट इट विल एंटर इनटू द सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, स्क्लेरोटियम जो होता है फॉर्म होता है, यानी उसे सेक्सुअल स्टेज भी बोला जाता है। In this stage, the hyphae develop and further penetrate the deeper parts, feed on ovarian tissues, replace it by dark purple, compact and hard tissues known as pseudoparenchyma। मतलब इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि हाइफे डेवलप होते हैं, छोटे छोटे से मतलब डंडियों टाइप की पतले पतले है जो डेवलपमेंट होती है लंबाई लिए, वो हल्के हल्के डेवलप होते हैं और वो क्या करते हैं और भी डीपर पार्ट्स को पेनेट्रेट करना शुरू कर देते हैं। देन जो भी प्लांट का डीपर पार्ट्स होते हैं उनको भी पेनेट्रेट करना शुरू कर देंगे और क्या जो ओवेरियन टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर कलेक्ट होते जाएंगे और उससे क्या होगा, जो ओवेरियन टिश्यूज रहते हैं उनकी जगह एक डार्क पर्पल कॉम्पैक्ट हार्ड टिश्यू, मतलब जो हार्ड जो टिश्यूज होते हैं डार्क पर्पल, जो हमने देखा था अनाज के अंदर जो डार्क पर्पल अलग से जो स्क्लेरोटियम निकलते हैं उनके टिश्यू काफी हार्ड होते हैं, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे जिसे कि हम सूडोपेरेन्काइमा भी बोलते हैं। और यही टिश्यू जो होते हैं हार्ड टिश्यू वो स्क्लेरोटियम फॉर्म करते हैं सेक्सुअल स्टेज के अंदर। सो जो ये जो स्क्लेरोटियम होते हैं एट दिस स्टेज एर्गोट इज कलेक्टेड। जो स्क्लेरोटियम होते हैं उनको फिर क्या होता है, इसी सेकंड जो स्टेज होती है उसी के अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसके अंदर से हमें एर्गोट प्राप्त हो जाता है। देन जिसे हम हाथ से या मशीन से किसी भी तरीके से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं और उसे ड्राई किया जाता है ताकि उसका मॉइस्चर रिमूव कर सके। सो सेकेंड स्टेज पर ही हम स्क्लेरोटियम को या एर्गोट को कलेक्ट कर लेते हैं। अगर सपोज हमने सेकेंड स्टेज में एर्गोट को कलेक्ट नहीं किया है तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में एस्कोस्पोर स्टेज होगी वो। मतलब इसमें क्या होगा कि इफ एर्गोट इज नॉट कलेक्टेड इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। मतलब ये पूरा जब नहीं कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पूरा मतलब डेवलप होके और ये जमीन पे गिर जाएंगे और जब नेक्स्ट जो स्प्रिंग सीजन आएगा उसके अंदर ये वापस से प्रोड्यूस होंगे, उनमें स्टॉक्ड प्रोजेक्शन होंगे। स्टॉक प्रोजेक्शन मतलब पतली पतली छोटी छोटी सी डंडियां उसमें डेवलप होना शुरू करेगी जिसके ऊपर क्या होता है, ग्लोब्यूलर हेड, मतलब गोल गोल से उनके हेड होंगे जिसे कि स्ट्रोमेटा भी बोला जाता है, वो डेवलप होना शुरू कर देंगे। देन आफ्टर इसकी जो इनर सरफेस होती है स्ट्रोमेटा की, जो ग्लोब्यूलर हेड होता है उसके जो इनर सरफेस होती है इसके अंदर काफी सारे पॉकेट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं। इन पॉकेट्स के अंदर जो होता है, इन पॉकेट्स को क्या बोला जाता है, पेरिथेसिया बोला जाता है। जो छोटी छोटी पॉकेट्स होती है उन्हें पेरिथेसिया बोला जाएगा। और ये जो हर पेरिथेसिया के अंदर या पेरिथेसियम के अंदर काफी सारे थ्रेड लाइक एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, छोटे रेशे जो होते हैं एकदम बिल्कुल महीन से और बिल्कुल बारीक से जो रेशे होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और
Then after these thread-like ascospores are carried out by wind or insects to the flowers to complete the life cycle of the ergot. और यही जो thread-like ascospores होते हैं, उन्हें जो thread-like structure होता है उसी को ascospores बोला जाता है। उन्हें क्या होता है, हवा के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब फिर से फ्लावर्स या प्लांट के ऊपर कलेक्ट जाके लग जाते हैं या उनको जाके उनसे चिपक जाते हैं और फिर इस तरीके से जो एर्गोट होता है उसकी लाइफ साइकिल इस स्टेज पर जाकर कंप्लीट हो जाती है। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो फर्स्टली जब जैसे ये यहाँ पर एर्गोट डेवलप हो चुका है, ये किसी भी ग्रेन के अंदर हम लोग इसी स्टेज के अंदर इसका कलेक्शन कर लेते हैं, मतलब इसको प्लांट से अलग कर लेते हैं। अगर हाँ सपोज हमने नहीं किया तो क्या होगा, ये सारे जो एर्गोट होते हैं ब्राउन कलर के ये क्या होंगे, जमीन पे गिर जाएंगे। जमीन पर गिरने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो स्प्रिंग सीजन आएगा उसमें ये इसके अंदर छोटे छोटे स्टॉक ये जो डेवलप हो जाएंगे, छोटी छोटी डंडियां डेवलप होगी जिसके ऊपर क्या होंगे, ये ग्लोबुलर हेड्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो ग्लोबुलर हेड्स होते हैं इसके अंदर ये छोटी छोटी पॉकेट्स होती है इस तरीके की, ये जिसका शेप ऐसा होता है, ये पॉकेट्स टाइप की शेप होती है इनकी, और ये काफ़ी सारी होती है। और इन पॉकेट्स के अंदर ये पतले पतले जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं इस तरीके से, ये थोड़ा सा डेवलप होने के बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह बाहर निकल जाते हैं और इन्हीं को एस्कोस्पोर्स बोला जाता है। देन ये क्या करते हैं, जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो तेज हवा के थ्रू क्या करते हैं, इधर से उधर फैल जाते हैं। जैसे आपने शायद कोई कभी एक फ्लावर देखा होगा जिसे हम हल्का सा फूंक लगाते हैं और उसके एक एक रेशा उसका अलग हो जाता है, जो कई बार देखा होगा एनवायरनमेंट में, बारिश में या बसंत के मौसम में ऐसे काफ़ी सारे फ्लावर्स दिखते हैं। सो इस तरीके के पतले पतले जो रेशे होते हैं वो क्या करेंगे, वो हवा के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाकर वो चिपक जाते हैं और ये इस तरीके से चिपकते हैं। जैसे एस्कोस्पोर्स इस प्लांट पर आकर चिपक गया, पतले पतले धागे, अब ये क्या करेगा, चिपक गया, उसके बाद में ये वही ओवरी के कांटेक्ट में आकर कॉलोनी डेवलप करने लगेगा फंगस की कॉलोनी डेवलप होगी। देन इसकी हनी ड्यू स्टेज आएगी, मतलब ये शहद की बूंदों के रूप में इकट्ठे होने लग जाएंगे और इन शहद की बूंदों के ऊपर कॉनिडियो स्पोर्स लग जाएंगे, जो कि इंसेक्ट जब भी इन हनी ड्यू के पास में आएगा और धीरे धीरे पूरे प्लांट पे रोटेट होगा तो क्या होगा, पूरा प्लांट इन्फेक्टेड हो जाएगा। देन आफ्टर ये जो इसके हनी ड्यू स्टेज के बाद में जब धीरे धीरे ओवरी के ऊपर जो टिश्यूज, जो एक हार्ड टिश्यूज और कॉम्पैक्ट टिश्यूज की लेयर जो सब जमा होने लगती है धीरे धीरे, वो किसके फॉर्म में आगे हो जाती है, स्क्लेरोटियम की फॉर्म में या फिर एर्गोट की फॉर्म में वो डेवलप हो जाती है। और फिर इस एर्गोट को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसे सन ड्राई कर दिया जाता है और देन आफ्टर ये मतलब आगे मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होता है और फिर से वही लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। अगर कलेक्ट नहीं करेंगे तो गिर जाएगी और फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट एंड देन द साइकिल गेम विल बी रिपीटेड। सो ये था पूरा एर्गोट के बारे में। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ रावल्फिया जिसे कि सर्पगंधा भी बोला जाता है हिंदी में। रावल्फिया और सर्पगंधा इज एन एवरग्रीन प्लांट एंड इज आल्सो नोन एज ब्लैक स्नेक रूट। रावल्फिया को हम ये एक एवरग्रीन प्लांट होता है जिसे कि ब्लैक स्नेक रूट भी बोला जाता है। रावल्फिया कैन बी प्रोपेगेटेड बाय सीड्स, roots, cutting, etc. However, seeds propagation is the most common adopted method. रावल्फिया को हम कैसे भी लगा सकते हैं, ये प्लांट किसी भी तरह की तरीके से उग सकता है। इसे बीजों के थ्रू भी उगा सकते हैं, इसको अगर जड़ें इसकी लगा दी है तो भी ये उग सकता है, अगर इसकी कटिंग भी लगा दी है एक जगह से दूसरी जगह पर तो भी ये उग सकता है। लेकिन मेनली जो इसका बेस्ट कॉमनली मेथड जो होता है वो कौन सा होता है, सीड प्रोपेगेशन, मतलब बीजों के थ्रू उसको लगाने का सबसे कॉमन मेथड होता है। इस मेथड में क्या होता है, जो भी नर्सरी होती है उसको नर्सरी बेड डेवलप किया जाता है। नर्सरी बेड का मतलब जब भी हम कोई प्लांट उगाते हैं तो उसको क्या होता है, पहले छोटी छोटी थैलियों के अंदर उसका एक बेड डेवलप किया जाता है, उनके अंदर बीज उगाए जाते हैं। फिर जब वो बीज थोड़े से जर्मिनेट होकर छोटे छोटे से प्लांट का में जब कन्वर्ट होते हैं
तब उन्हें क्या करते हैं कि उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं उन गमलों में से, या उन जो भी बेड के अंदर से निकाल कर अलग अलग जगह पर इन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और जब ये प्लांट हम लगाते हैं तो उनकी दूरी 16 से 30 सेंटीमीटर के बीच उनके बीच में, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में इतना डिस्टेंस रहना चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं तो अबाउट 5 kg सीड्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सीडलिंग विच कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या होता है कि अगर सपोज हमें 1 हेक्टेयर का एरिया पूरा कवर करना है तो उसमें हमारे कम से कम भी 5 किलो बीज जो होते हैं सर्पगंधा के वो लगते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, काफ़ी सारे बीज जो उगते भी नहीं है, मतलब जो पूरा डेवलप नहीं हो पाते हैं, कहीं ही खराब हो जाते हैं, सैंड के अंदर, मिट्टी के अंदर ही खराब हो जाते हैं, कुछ डेवलप होते हैं। सो मैक्सिमम 5 kg जो सीड्स होते हैं वो हमें 1 हेक्टेयर एरिया को कवर करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आफ्टर दैट the average yield which depends on climatic conditions, soil and plant age is 1200 kg roots per hectare। इसके अलावा जो एवरेज यील्ड होती है, जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करती है, उसकी मिट्टी पर, उसकी प्लांट की एज पे भी डिपेंड करती है। इस तरीके से मतलब सारी कंडीशन को मान के चलें और एवरेज उसकी यील्ड माने तो 1 हेक्टेयर में कम से कम 1200 kg रूट हम डेवलप कर सकते हैं, या वहाँ से हम 1200 kg रूट तक प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी जो रूट्स होती है वो इस तरीके की होती है, थोड़ा सा इसके अंदर हल्के हल्के नोड्स होते हैं, मतलब अलग छोटी छोटी सी इसमें नोड्स यानी गिठान टाइप की होती है। और बिल्कुल मतलब सांप की तरह सर्पेंटाइन सी होती है। इस तरीके से इसे सर्पेंटाइना सर्पगंधा भी बोला जाता है। Rauwolfia has satisfactory growth in the shade while it flourish in hot, humid climate also. Other climatic conditions required for splendid growth of Rauwolfia are, जैसे कि जो Rauwolfia होता है मेनली जो छायादार जगह होती है वहाँ पे भी डेवलप हो जाता है, या फिर जो गर्म ह्यूमिड जगह होती है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जो क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पर इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है उसमें क्या होता है कि जो सॉइल अगर जहाँ पे भी हम इसे उगा रहे हैं वहाँ की सॉइल अगर ह्यूमस रिच है, जहाँ पर काफ़ी सारा ह्यूमस है, थोड़ी ह्यूमिडिटी अच्छी है, और जो सॉइल का प्रकार होता है वो क्ले लॉमी होता है। क्ले लॉमी टाइप की सॉइल होती है, मतलब जो दोमट मिट्टी टाइप की जो सॉइल होती है जिसके अंदर मतलब सारी मिट्टियों का मिक्सचर टाइप की जो सॉइल होती है, उस तरीके की सॉइल जिसमें ड्रेनेज भी काफ़ी अच्छा होता है, वो जो सॉइल होती है वो इसके लिए बेस्ट होती है इसके कल्टीवेशन के लिए। और इसके अलावा जो सॉइल का पीएच होता है वो एसिडिक होना चाहिए, जो कि लगभग अराउंड 4 pH के आसपास होना चाहिए इसका। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 10 to 38 डिग्री टेम्परेचर तक ये अच्छे से ग्रो कर जाती है। उसके अलावा जो रेनफॉल होता है वहाँ पे बारिश कम से कम भी 250 से 500 mm तक की उसमें रेंज में बारिश होनी चाहिए, तब इसमें Rauwolfia serpentina की काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। मैनी केमिकल फर्टिलाइजर जैसे कि अमोनियम सल्फेट है या फिर यूरिया है, मैन्योर्स हैं, ये सब भी इस प्लांट में दिए जाते हैं ताकि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। इसके अलावा इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो Rauwolfia होती है उसकी जो रूट्स होती है हर जो होती है वो ट्यूबरस होती है, मतलब उसकी छोटे छोटे मतलब इस तरह के ट्यूबरस यानी गांठे टाइप की होती है। और ये किस तरीके की होती है, पेल ब्राउन कलर की होती है ये। देन इसकी जो नॉर्मल मतलब इसकी जो हाइट होती है वो 60 सेंटीमीटर तक होती है, 60 सेंटीमीटर्स तक। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं इसमें। और इसका जो किंगडम है वो प्लांटी किंगडम है ऑब्वियसली। देन क्लास इसकी होती है मैग्नोलियोफाइटा, इसकी जो क्लास है मैग्नोलियोफाइटा क्लास की है। देन ये एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जीनस जो है Rauwolfia है। देन इसकी स्पीसीज सर्पेंटाइना है। इसके नाम से भी पता चल जाता है Rauwolfia serpentina, मतलब जीनस इसका Rauwolfia है, स्पीसीज इसकी सर्पेंटाइना है। और इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो इस तरीके से फ्लैशी यानी थोड़े से चमकदार ओवल शेप के छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, जो कि पकने के बाद जब ये रो स्टेज में होते हैं, मतलब कच्चे होते हैं तब थोड़े से ग्रीनिश टाइप के होते हैं, लेकिन जब ये पकते हैं तो थोड़ा सा पर्पलिश ब्लैक कलर के हो जाते हैं।
देन इसका जो मेन इसका पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्टीवेट किए जाते हैं कमर्शियल लेवल पर। सो आज का वीडियो लेक्चर हम इसी के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।